Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 19 तारीख अप्रैल के बाद कि दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज भी बीजेपी के कई उम्मीदवार धार्मिक प्रतीक के आधार पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मूर्तियां लगाकर, वो भगवान की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां लगाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 400 पार का असली मकसद तो यही है ना, इसके पीछे राज ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटाओ और मनुवादी संविधान, आरएसएस का संविधान। अभी ताज़ा इनका बयान आया कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन आता है तो ये राम मंदिर को जो है वो बुलडोजर चला देंगे। ये क्या, हम राम के पुजारी हैं, हम राम के व्यापारी नहीं हैं। आज हमारे साथ हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश जी, जो आज सिरसा प्रवास पर हैं। नेताजी, आप पूरे हिंदुस्तान में गए तो क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो बिल्कुल मुझे ये दिख रहा है, पहले चरण के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 19 तारीख अप्रैल के बाद कि दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ। दूसरे चरण के बाद भी यही माहौल था कि दक्षिण में साफ और इस बार उत्तर, पश्चिम और पूर्व भारत में हाफ। तो बिल्कुल अभी तय हो गया है कि 4 जून को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरोप लगाया कि हमने चुनाव आयोग को बहुत सी शिकायतें की, हम शिकायतें करके थक गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, अफसोस की बात है, चुनाव आयोग का हम बड़ा सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्था है और हम सब उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव चलाएं। पर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज भी बीजेपी के कई उम्मीदवार धार्मिक प्रतीक के आधार पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मूर्तियां लगाकर, वो भगवान की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां लगाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमने सब ये जानकारी चुनाव आयोग को दिया है, कोई नोटिस नहीं लिया है। प्रधानमंत्री के भाषण विभाजनकारी हैं, प्रधानमंत्री के भाषण सब आचार संहिता का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट निर्णयों का उल्लंघन है और ज़रूर प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना बहुत आपत्तिजनक है। उसके खिलाफ भी हमने शिकायतें दर्ज की हैं चुनाव आयोग में। पर अफसोस की बात है कि जिस सख्ती से उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दिया हमने। तो इसके पीछे क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं कोई दबाव है? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अनडिक्लेयर। सब लोग, हाँ, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, ये मेरे शब्द नहीं है, ये तो अरुण शूरी के शब्द हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री रहा करते थे, बीजेपी के बुद्धिजीवी रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। 10 साल अन्याय काल है, लोकतंत्र का विनाश हुआ है, संविधान का पूरा नज़रअंदाज किया गया है और 400 पार का असली मकसद तो यही है ना, इसके पीछे राज ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटाओ और मनुवादी संविधान, आरएसएस का संविधान को लाओ। यही तो मकसद है प्रधानमंत्री का। पर अब तो ये निवर्तमान प्रधानमंत्री है, आउटगोइंग है, 4 तारीख को गोइंग आउट हो जाएगा। अभी ताज़ा इनका बयान आया कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन आता है तो ये राम मंदिर को जो है वो बुलडोजर चला देंगे। ये क्या, हम राम के पुजारी हैं, हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। और धर्म का राजनीतिकरण के हमने हमेशा विरोध किया है। धर्म का राजनीतिकरण करना धर्म को घटाता है और राजनीति को भी घटाता है। और जिस ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बुलडोज़र की भाषा, ये धार्मिक, हम एक बहुधार्मिक देश है, हमारा संविधान कहता है पंथ निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव। प्रधानमंत्री ऐसे बातें कैसे कर सकते हैं? इसका भी हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है, पर इस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। चौथे चरण, प्रधानमंत्री, मैं एक चीज़ कह दूं, प्रधानमंत्री हमें कोविड की महामारी से तो मुक्ति हो गई, पर झूठ की महामारी से हमें मुक्ति 4 तारीख को मिलने वाली है। झूठ की भयंकर महामारी इन्होंने फैलाया है और ये प्रधानमंत्री हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और मैं समझता हूँ विश्व में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है या राष्ट्रपति नहीं है जो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। चौथे चरण के बाद जिस तरह से वोटों की परसेंटेज बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान 11 दिन लगे चुनाव आयोग को, 11 दिन।
19 तारीख को चुनाव होता है और 11 दिन बाद आंकड़े प्रकाशित होते हैं, और आज भी पूरे आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6-7 असेंबली सीट भी होते हैं, हर एक सीट में कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, आप बताइए वो जानकारी। उसको तो प्रकाशित करते, 2019 तक तो प्रकाशित किया करते थे, आज अचानक क्यों नहीं आप कर रहे हैं? तो इसके पीछे क्या है, राज क्या है, दबाव की कहाँ से आ रहा है, क्या कारण है कि चुनाव आयोग जिस निष्पक्ष तरीके से काम करना और जिस पूर्ण तरीके से वो आंकड़े को प्रकाशित करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। तो ये सब देखिए, प्रधानमंत्री रोज़ अपनी भाषा बदलते रहते हैं, रोज़ अपना वेश बदलते रहते हैं, पगड़ी बदलते रहते हैं, अलग अलग जो वस्त्र पहनते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, ऐसे ही रोज़ उनकी भाषा भी बदलती रहती है। आज जो कहेंगे कल कहेंगे मैंने कहा ही नहीं कुछ, और परसों कहेंगे कल जो मैं कहा था वो कहेंगे मैंने कहा ही नहीं। वो याददाश्त खो रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा था। सब लोग सुने हैं, सब लोग पढ़े हैं, सब लोग देखे हैं। तो ये सब नाटकबाजी है, सब ड्रामाबाजी है। इंटरव्यू दे रहे हैं दुनिया भर के चैनलों में, दुनिया भर के अखबारों के लिए। ये सब तो प्रीस्क्रिप्टेड है, लिखा हुआ है क्या करना, कौन लिखता है, सवाल कौन पूछता है, जवाब कौन देता है, हम लोग सब जानते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से सूत्रधार तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये प्रधानमंत्री का पद को हम सम्मान देते हैं। प्रधानमंत्री भारत देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सम्मानजनक पद है ये, सभी को हमने सम्मान दिया है। पर पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस तरीके से झूठ की महामारी फैला रहे हैं और अपने ही बातों को खंडन कर रहे हैं अगले दिन कि मैंने ये ऐसा कुछ नहीं कहा। आज आप मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। बिल्कुल। आज 18 साल बाद, आपके टाइम में ये रिपोर्ट आयोग बनना था, आपके टाइम में ये रिपोर्ट जमा हुई। मैंने इसका पूरा तरीके से स्पष्टीकरण दिया था। मैंने कहा था कि 2011 में प्रधानमंत्री ने एक समिति का गठन किया, उस मुख्यमंत्रियों की समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी तब के मुख्यमंत्री थे, वो गुजरात के, और उन्होंने सिफारिश की कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना ज़रूरी है। ये एनडीसी की एक समिति थी, मुख्यमंत्रियों की समिति। हुड्डा साहब भी उसमें थे और कई मुख्यमंत्री थे, और नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद विचार विमर्श हुआ, सरकार के अंदर क्योंकि बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है, क्रांतिकारी कदम है, प्रगतिशील कदम है, बहुत बड़ा कदम है। तो मनमोहन सिंह जी ने 2-3 बार मुख्यमंत्रियों से बात की। 2013 में आ गए। 2013 में हमको खाद्य सुरक्षा कानून लाना था, हमें नया भूमि अधिग्रहण कानून लाना था। तो प्रधानमंत्री ने कहा अभी रुक जाओ, चुनाव होने दो, उसके बाद में हम ये एमएसपी का कानून बनाएंगे। तब हमारी सरकार चली गई और 10 साल से प्रधानमंत्री चुप हैं। उन्होंने किसान संगठनों को कहा कि हम देंगे एमएसपी को कानूनी दर्जा, उन्होंने दिया नहीं। हमने अभी गारंटी दी है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, विशेष कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश यानी कि संपूर्ण खेती लागत उसको 1.5 गुना बढ़ाकर उस स्तर पर एमएसपी लागू करेंगे। और ये ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपति दोस्त 21 या 22 ऐसे चहीते दोस्त हैं जिनका 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ़ किया है। किसानों का 1 रुपया कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ़ी किया गया था। हमने गारंटी दी है कि हम एक परमानेंट कर्जा माफ़ी आयोग गठन करेंगे और हर राज्य में कितना कर्जा हम माफ़ करेंगे वो तय करेगा, वो आयोग तय करेगा। वो कुछ ही महीने के अंदर वो आयोग का गठन होगा और आप देखते रहेंगे पहले साल में ही कर्जा माफ़ी का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम एमएसपी भी देंगे, 5 गारंटियाँ, 25 गारंटियाँ। हमारी 5 न्याय हैं: नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और इस न्याय को लेकर हमारे 5 गारंटियाँ हैं, यानी कि टोटल में हमारे 5 गारंटी है और 5 न्याय हैं और 5 यानी कि 25 गारंटियाँ हैं। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया, गरीब महिला के लिए हर गरीब परिवार में एक महिला 1 लाख रुपया सीधा उनके बैंक के खाते में। किसान के लिए एमएसपी और कर्जा माफ़ी मैंने कहा। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 400 पार। हमारा 400 पार है, उनका 400 पार नहीं, हमारा 400 पार है। न्यूनतम मजदूरी दर 400 के ऊपर होना चाहिए।
युवाओं के लिए हमने प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप की बात की है। सरकारी नौकरी एक समय सीमा के अंदर 30 लाख जो पद भरे नहीं भर्ती भरोसा का हम दे रहे हैं गारंटी, जाति जनगणना की गारंटी हम दे रहे हैं, और जो 50% आरक्षण है SC ST और OBC के लिए उसको बढ़ाने का हमने गारंटी दिया है। सिर्फ तमिलनाडु में ये 69% है और ये संविधान में सुरक्षित है, और किसी और राज्य का आरक्षण कानून सुरक्षित नहीं है। तो जातीय जनगणना के बाद आप रखेंगे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण? क्या किसका आरक्षण? जातीय जनगणना के बाद सामाजिक और आर्थिक मानक के आधार पर, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ही आरक्षण का आधार हो सकता है, धर्म कभी नहीं हो सकता। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण पहचानता नहीं है। नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, यह गैर संवैधानिक है। ऐसे ही जो हम आरक्षण देते हैं SC ST और OBC के लिए, वो सामाजिक और आर्थिक मानक के आधार पर सर्वेक्षण करके जो पिछड़ापन है, कितने पिछड़े हैं, कितने अति पिछड़े हैं, उसको तय करके ही आरक्षण दिया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं। गांवों में जो बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या किसान की नाराजगी? किसान नाराज हैं। MSP का वादा किया, आपने पूरा नहीं किया। कर्जा माफ़ी का वादा किया, आपने पूरा नहीं किया। 700 किसान शहीद हुए किसान आंदोलन के समय, पंजाब और हरियाणा के, ख़ास तौर से पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा में। उसके बारे में आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। अंत में आपको मजबूर होकर ये 3 काले कानून वापस लेने पड़े। ये जो कृषि का निजीकरण हो रहा है, किसानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सिर्फ अडानी अंबानी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसीलिए तो किसान नाराज़ हैं, किसान परिवार नाराज़ हैं। अग्निवीर आपने बंद कर दी, अभी कॉन्ट्रैक्ट पर आप सेना चलाएंगे। जो युवा हमारे देश में, ख़ास तौर से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, कुछ राजस्थान, यहाँ तो युवा सपने देखा करते थे ना, ट्रेनिंग लिया करते थे 2 साल 3 साल, लड़के लड़कियाँ दोनों सेना में भर्ती होने के लिए। अब सब कॉन्ट्रैक्ट, 4 लोग लिया जाता है, 4 में से 3 को छोड़ा जाता है, 1 परमानेंट 15 साल के रहेगा। सब कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी, सब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आप सेना चलाओगे। एक आप लगातार आरोप लगाते हैं कि सेना का चेहरा भी इन्होंने बदल दिया है अग्निवीर से। एक आप लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि रेलवे का, बाकी चीज़ों का, सबका निजीकरण करते जा रहे हैं। अरे देखिए ना, अभी एयरपोर्ट, 6 एयरपोर्ट बेचे गए हैं अडानी को, बंदरगाह, सारे बंदरगाह बेचे गए हैं अडानी को, जो इस्पात के कारखाने हैं वो बेचे जा रहे हैं, पेट्रोलियम फैक्ट्री बेचे जा रहे हैं, एल्यूमिनियम फैक्ट्री बेचे जा रहे हैं, रेलवे का निजीकरण शुरू हुआ है। तो ये निजीकरण ही, इसका नतीजा क्या है समझ लीजिएगा। पिछले 10 साल में 21 पूंजीपति के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है तो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। आर्थिक विषमताएं एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी गंभीर समस्या है हमारे देश के सामने। ये ऐसी आर्थिक विषमताएं हम सह नहीं पाएंगे, हमारा समाज बिखर जाएगा, टूट जाएगा, और ये संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। जब हम इसकी बात करते हैं, जो हम पर माओवादी होने का आरोप लगाया जाता है, नड्डा साहब कहते हैं हम माओवादी हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं हम माओवादी हैं। क्या हमारा संविधान माओवादी संविधान है या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है? ये बताइए, क्या बाबा साहब अम्बेडकर माओवादी थे? प्रधानमंत्री आपकी बात को लेकर कहते हैं कि निजीकरण से जो है वो जल्दी अवसर बढ़ेंगे, इससे अवसर बढ़ेंगे, तरक्की ज़्यादा होगी। बढ़ रहे हैं। जब निजीकरण होता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए रोजगार बंद हो जाता है, आरक्षण नहीं होता है प्राइवेट कंपनियों में। अभी देखिए 6 एयरपोर्ट जो बेचे गए हैं उसमें आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं। जो स्टील फैक्ट्री बेचे जाते हैं, पेट्रोलियम का फैक्ट्री बेचा जाता है, बंदरगाहें बेचे जाते हैं, रोजगार जो है खास तौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लिए, वो सारे रोजगार के अवसर बंद हो जाते हैं। तो आरक्षण खत्म हो जाता है और रोजगार बढ़ता ही नहीं है। रोजगार तभी बढ़ेगा जब आपके लघु और छोटे उद्योग बढ़ेंगे। पिछले 10 साल में MSME को तो ख़त्म कर दिया। अब देखें ना, लुधियाना, जालंधर, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, सारे MSME बंद पड़े हुए हैं। क्यों? GST, नोटबंदी और चीन से आयात। इन 3 कारणों से हमारे MSME, छोटे और लघु उद्योग का सत्यानाश हो गया है। व्यापारी कह रहे हैं MSME की सब्सिडी भी नहीं आ रही। नहीं, MSME जो सब्सिडी इन्होंने वादा किया था वो भी नहीं किया है। बैंकों से तो उनको सहायता नहीं मिलती है। बैंक तो सिर्फ अडानी और अंबानी को सहायता देता है, बस छोटे उद्योगों को तो नहीं देता है। छोटे आप जाओगे, आप छोटे व्यापारी हो या छोटे उद्योगपति हो, आपसे पूछेंगे आप गिरवी क्या कर रखते हो,
आपका ज़मीन है, आपके पास सोना है, आप क्या गिरवी रखोगे? आप बताइए, आपके पास कुछ है ही नहीं गिरवी रखने के लिए, आपको सहायता नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा नोटबंदी, जीएसटी और चीन से आयात, चीन से भयंकर तरीके से आयात हुआ है। और प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को आज सार्वजनिक सभा में सर्वदलीय बैठक में कहा, चीन को क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने कहा ना कोई आया है सीमा के उस पार से, ना कोई हमारे ज़मीन पर बैठा हुआ है। और आपने देखा है उसका नतीजा पिछले 3 साल में चीन का आयात जो है इतने भयंकर स्तर पर चला गया है। आज हमारे एमएसएमई बंद पड़े हुए हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे देश में स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री 80% स्टेनलेस इंडस्ट्री प्रधानमंत्री के खुद के गुजरात में है, उसमें 35% बंद पड़े हुए हैं क्योंकि चीन से आयात बहुत सस्ते दाम में आ रहा है, सस्ता माल आ रहा है चीन से। मेरा लास्ट सवाल, ये 400 पार का नारा आपको क्या लगता है कहाँ तक सिमट जाएगा? 400 पार का नारा एक ही मकसद था, हमें संविधान देने का अधिकार। हमें अंबेडकरवादी संविधान को हटाओ और मनुवादी संविधान को लाओ। उसके पीछे यही मकसद था। लोग जान गए हैं, दलित उजागर हो चुके हैं, आदिवासी उजागर हो चुके हैं, पिछड़े वर्ग को जानकारी मिल गई है कि 400 पार का असली मकसद संविधान बदलना। तो 400 पार कभी नहीं होगा, असली 400 पार होगा, यानी कि कांग्रेस का 400 पार। 400 उसका माने क्या है कि न्यूनतम मजदूरी दर 400 रुपया होना ज़रूरी है। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।